आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्लास 9th का 4th चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि लोगों के लिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता कि वो डायरेक्टली गवर्न कर सके या अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचा सके। तो इसके लिए उन्हें इलेक्ट करने होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर अपने लीडर्स। यहाँ इस चैप्टर में हम देखेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे इलेक्ट किए जाते हैं और इलेक्शंस नेसेसरी क्यों है। साथ ही हम देखेंगे क्या इलेक्टोरल कंपटीशन सही है जैसा कि इंडियन इलेक्शंस में होता है। पहला टॉपिक है वाई इलेक्शंस, इलेक्शंस क्यों होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हरियाणा असेंबली इलेक्शंस 1982 के बारे में। 1982 से हरियाणा में कांग्रेस का रूल था। उस समय चौधरी देवीलाल हरियाणा संघर्ष समिति के अध्यक्ष थे। अपोजिशन के लीडर होने के साथ ही उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसका नाम दिया गया न्याय युद्ध स्ट्रगल फॉर जस्टिस। इस मूवमेंट को शुरू करने के साथ ही उन्होंने एक नई पार्टी की नींव रखी जिसका नाम था लोकदल। कुछ और अपोजिशन के लीडर्स के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ एक अलायंस बनाया गया। चौधरी जी ने कहा कि अगर वो और उनकी पार्टी पावर में आते हैं तो सभी फार्मर और स्मॉल स्केल बिजनेसमैन के बकाया लोन को माफ़ कर दिया जाएगा और यही उनका प्राइम मोटिव होगा। वहाँ के लोग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट से खुश नहीं थे और देवीलाल जी के प्रोमिसेस से बहुत अट्रैक्टेड थे। एज अ रिज़ल्ट जब इलेक्शन हुआ लोगों ने बढ़ चढ़कर लोकदल और उसके अलायंस को वोट किया। लोकदल और उसके साथियों ने 76 सीट्स पाई 90 सीट्स में से, जिसमें 60 सीट्स सिर्फ लोकदल द्वारा जीती गई। मौजूदा चीफ मिनिस्टर को रिज़ाइन देना पड़ा। इसी के साथ सभी एमएलएज ने देवीलाल जी को अपना लीडर और हरियाणा का अगला चीफ मिनिस्टर चुना और जैसे ही उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया जिससे सभी फार्मर्स, लेबरर्स और स्मॉल स्केल बिजनेसमैन का सारा आउटस्टैंडिंग लोन माफ़ कर दिया गया। लोकदल ने 4 साल तक रूल किया। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शंस 1991 में हुए जिसमें एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। तो इज़न्ट इट शॉकिंग, आपको ये बात जानकर अजीब नहीं लगा कैसे लोकदल जैसी पार्टी अपने सारे प्रोमिसेस को पूरा करने के बावजूद भी हार जाती है। बिकॉज इलेक्शंस आर मीन टू मेक दीज चेंजेस इन द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जब सिटीजन्स के हिसाब से ना हो तो उन्हें चेंज करने के लिए अपने वोट की पावर को इस्तेमाल करना पड़ता है। टू मेक इट मोर क्लियर अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है वाई डू वी नीड इलेक्शंस, हमें इलेक्शंस की क्या ज़रूरत है। यूँ तो इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं। हमने चैप्टर 1 में देखा कि 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जहां इलेक्शंस होते हैं टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और लीडर्स। हमने देखा कि उनमें से कुछ कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक नहीं हैं। इमेजिन कीजिए एक डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। क्या लोग यहाँ डायरेक्टली गवर्न कर सकते हैं? शायद नहीं। जैसा कि हमने चैप्टर 2 में देखा था, एक लार्ज कम्युनिटी में ये पॉसिबल नहीं है कि सारे लोग एक साथ बैठकर डिसीजन ले पाएँ। तो ऐसे में ये बेटर ऑप्शन है कि सारे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्शंस के थ्रू चूज़ किया जाए। आफ्टर ऑल इलेक्शंस ये इंश्योर भी करते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्हें लोगों ने चूज़ किया है उन्हें एक सर्टेन टाइम के बाद लोग खुद चेंज भी कर सकें, जिसके लिए एक प्रोसेस है जिसे हम इलेक्शन कहते हैं। व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? इलेक्शन बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में इलेक्शंस होते हैं, बट कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ भी ऐसी हैं जहां इलेक्शन होते हैं बट वी कांट से कि वहां के इलेक्शन डेमोक्रेटिक हैं या फिर फेयर हैं। सो लेट अस डिस्कस कि क्या कंडीशन होंगी एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन या एक फेयर इलेक्शन की। फर्स्ट, 1 वोट 1 वैल्यू, मतलब एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में सभी के वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और सबके पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए। नेक्स्ट, पार्टीज़ एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री, मीन्स हर किसी को कंटेस्ट करने का इक्वली चांस मिलना चाहिए। थर्ड, इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, यानी एक रेगुलर इंटरवल के बाद इलेक्शंस होने चाहिए रेगुलर बेसिस पर। फोर्थ, कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय पीपल, मीन्स लोगों द्वारा चुना गया कैंडिडेट इलेक्ट होना चाहिए जिसे लोगों ने खुद चूज़ किया हो। फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी इन फ्री मैनर, मीन्स
लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकें बिना किसी दबाव के, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अगला टॉपिक है, इज़ इट गुड टू हैव इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन? इलेक्शन में कंपटीशन सही है? इसे समझने के लिए हम अपनी कंट्री इंडिया का ही एग्जाम्पल लेंगे। क्लियरली पॉलिटिकल कंपटीशन के बहुत से डिमेरिट भी हैं, क्योंकि इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी। लोगों को पार्टी पॉलिटिक्स करते हुए हम सब ने अपने आसपास देखा ही होगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे पर एलिगेशन लगाती रहती हैं, जिसकी वजह से कुछ अच्छे लोग पॉलिटिक्स में आने का विचार ही बदल देते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को भी ऐसी प्रॉब्लम का एहसास था, मगर इसके बावजूद उन्होंने यही रास्ता चुना हमारे फ्यूचर लीडर्स को इलेक्ट करने का, क्योंकि दिस इज़ द राइट वे टू गिव एवरीवन इक्वल चांस और इवन अपॉर्चुनिटी। यहाँ हर किसी के पास मौका है इलेक्शन में कंटेस्ट करने का। ऑल्दो यहाँ भी लोग माल प्रैक्टिसेस करते हैं, यानी चीटिंग करते हैं, बट जैसे किसी शॉपकीपर का कस्टमर सपोर्ट अच्छा नहीं होने पे हम किसी दूसरी शॉप पर चले जाते हैं, ठीक ऐसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी की वर्किंग सही ना होने पे हम दूसरी पार्टी को वोट देकर उनको चुन सकते हैं एज आर न्यू रिप्रेजेंटेटिव्स और आर न्यू लीडर्स एंड सो ऑन। वॉट इज़ आर सिस्टम ऑफ इलेक्शन? इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन जिसमें हम अपने प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, और विधानसभा के इलेक्शन जिसमें हम अपने चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं, हर 5 साल में होते हैं। ऐसे इलेक्शंस को जनरल इलेक्शंस कहा जाता है। कई बार एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा से इलेक्शन करवाए जाते हैं, किसी कैंडिडेट की डेथ की वजह से या फिर रेजिग्नेशन की वजह से, और ऐसे इलेक्शंस को बाई इलेक्शंस कहा जाता है। इस चैप्टर में हम जनरल इलेक्शंस पर फोकस करेंगे। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज, हमने अभी देखा कि हरियाणा में 90 MLAs इलेक्ट होने थे 90 सीट्स पर। तो क्या पूरे हरियाणा ने इन 90 MLAs को वोट किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम अपनी कंट्री में एक एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करते हैं। हमारी कंट्री अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड की गई है फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस, और इन्हीं एरियाज़ को इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसीज कहा जाता है। बात करें लोकसभा इलेक्शंस की, तो कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया है, और इन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा को हम MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। सिमिलर कंसेप्ट है स्टेट लेवल पे। इन दिस केस जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनको हम कहेंगे MLAs, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड सेम प्रिंसिपल अप्लाइज इन पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शंस। हर विलेज या टाउन को डिफरेंट वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूंसीज के जैसे ही। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी को एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र की है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को यही टेंशन थी कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी सोसाइटी के एक वीकर सेक्शन को इलेक्शन में कंटेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी ना मिल पाए, बिकॉज दे मे नॉट हैव रिसोर्सेज। कई बार ऐसी इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज़ जहां उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके साथ कंपटीशन करने वीकर सेक्शन से कोई सामने ना आ सके। ऐसे में सोसाइटी के बहुत बड़े पार्ट के साथ नाइंसाफ़ी होगी। इसी बात को लेकर कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज रिज़र्व की गई हैं वीकर सेक्शंस के लिए, जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि शेड्यूल कास्ट रिज़र्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट का ही होना चाहिए। करंटली इन लोकसभा 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड 47 फॉर द शेड्यूल ट्राइब्स, और ये डिवीज़न पॉपुलेशन पर बेस्ड है। कुछ ऐसा ही डिवीज़न अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए और वुमेंस के लिए भी देखा जा सकता है। अब हम जानेंगे वोटर्स लिस्ट के बारे में। कॉन्स्टिट्यूंसीज डिसाइड होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कौन वोट कर सकता है, कौन नहीं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेप। एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में उन सभी लोगों की लिस्ट बनाई जाती है जो वोटिंग के लिए एलिजिबल हैं। ऑफिशियली इस लिस्ट को इलेक्टोरल रोल कहा जाता है, और आम तौर पर हम इसे वोटर्स लिस्ट भी कहते हैं। एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में हर किसी के पास वोट करने का इक्वल राइट है, नो मैटर कि किसी की एजुकेशन कम है या ज़्यादा, वेदर यू आर रिच और पुअर। चैप्टर 1 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 1 वोट 1 वैल्यू की ट्रू डेफिनेशन यही है कि किसी को भी वोटिंग राइट देने से
डिनाई नहीं किया जा सकता अनटिल अ गुड रीज़न, जैसे अनसाउंड माइंड या फिर कुछ क्रिमिनल्स, बट इन सच रेयर कंडीशंस ओनली। पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट ने एपिक इलेक्शन फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड इंट्रोड्यूस किया है, बट वोट करने के लिए ये कार्ड कंपलसरी नहीं है। वोटिंग के लिए आप कोई भी आईडी प्रूफ शो कर सकते हैं, जैसे राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एट्सेट्रा। हमारी कंट्री में वोटिंग करने के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स है। नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। हमारी कंट्री में इलेक्शन टोटली डेमोक्रेटिक और फेयर है। डेमोक्रेटिक इलेक्शन में लोगों के पास सच में चॉइस होनी चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब हर किसी के पास कंपटीशन की अपॉर्चुनिटी हो। तो यहाँ वो इंडिविजुअल जिसके पास वोटिंग राइट है वो इलेक्शन में compete भी कर सकता है टू बिकम अ रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ डिफरेंस है तो बस एज फैक्टर का। जहाँ वोटिंग की मिनिमम एज है 18, वहीं इंडिया में 25 ईयर्स इज़ द मिनिमम एज टू बी नॉमिनेटेड इन इलेक्शन। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती हैं अपनी पार्टी के सिंबल के साथ और सपोर्ट के साथ, जिसे टिकट कहते हैं आसान शब्दों में। वो सभी कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में compete करना चाहते हैं उनको नॉमिनेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है और कुछ मनी भी डिपॉजिट करना पड़ता है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन पर एक लीगल डिक्लेरेशन प्रोसेस भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ कैंडिडेट को अपने ऊपर पेंडिंग क्रिमिनल केसेस की इन्फॉर्मेशन अगर कोई है, सारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ यानी लोन और प्रॉपर्टी की डिटेल्स और एजुकेशन क्वालिफिकेशन को पब्लिकली डिक्लेयर करना होता है। अगला टॉपिक है इलेक्शन कैंपेनिंग। इलेक्शन कैंपेनिंग बेसिकली एक शो है जिसके थ्रू सभी रिप्रेजेंटेटिव्स बताते हैं कि वो दूसरों से बेटर कैंडिडेट क्यों हैं और उनकी पॉलिसीज़ भी। इंडिया में कैंपेनिंग या प्रमोशंस का पीरियड है 2 वीक्स। इलेक्शन अनाउंसमेंट और पोलिंग डेट्स के बिटवीन इस ड्यूरेशन में रिप्रेजेंटेटिव्स अपने वोटर्स को एड्रेस कर सकते हैं। इलेक्शन फेयर हो सके इसके लिए कुछ रूल्स भी हैं, जैसे वोटर्स को धमकाया या डराया नहीं जा सकता, वो जिसे चाहें वोट कर सकते हैं। कैंडिडेट गवर्नमेंट रिसोर्सेज का यूज़ कैंपेनिंग के लिए नहीं करेंगे। 25 लाख रुपीज़ लोकसभा इलेक्शंस में और 10 लाख रुपीज़ कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली इलेक्शंस में मैक्सिमम अमाउंट है टू स्पेंड। अगर इनमें से किसी भी रूल को कैंडिडेट डिनाई करते हैं तो दे कैन बी रिजेक्टेड इवन आफ्टर दे हैव बीन इलेक्टेड। आज इस चैप्टर में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।